हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कैरन की बात सुन मिस्टर खत्री उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हें रियो के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है? जिसके जवाब में करण अपना सर नहीं में हिलाते बोले, मुझे नहीं बितानी, लेकिन मैंने अपना जवाब दे दिया है। अखिलेश जी करण की बात सुन कुछ पल चुप रहकर बोले, रियो ने मुझे बताया था जो कुछ भी मुंबई में शादी के वक्त हुआ था। मैंने भी उसे खूब डांटा कि उसे ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए किसी की मेहनत पर। तो वो काफ़ी गिल्ट महसूस कर रहा था, जिसे सुनकर करण उन्हें देखते हुए, लेकिन उसने अभी तक मुझसे सॉरी नहीं कहा। जब चित्रांग अंदर आते हुए हेलो एवरीवन सबने सर घुमा कर देखा तो चित्रांग माही और अपने बेटे त्रिजल के साथ खड़ा हुआ, जिन्हें देखकर निहाल बहुत खुश हुआ और जल्दी से उन लोगों के पास आकर माही को गले लगाते हुए बोला, मेरी बहन। चित्रांग उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा दी और त्रिजल को लेकर सब लोगों के बीच आते हुए बोला, लगता है मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। मिस्टर खत्री चित्रांग की बात सुनकर बोले, नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। जिसे सुनकर चित्रांग अपना सर हिला दिया तो वंदना चित्रांग की गोद से त्रिजल को लेते हुए बोली, कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल तुम पर गया है चित्रांग। त्रिजल वंदना की तरफ कंफ्यूजन में देखते हुए वापस चित्रांग की तरफ जाने के लिए रोने लगा तो चित्रांग उसे गले लगा उसके गाल को छूते हुए बोला, त्रिजल वो आपकी दादी माँ है, रोना बंद करो। लेकिन त्रिजल ने रोना बंद नहीं किया, जिस पर निहारिका मुस्कुराते हुए त्रिजल की तरफ देखकर, हेलो त्रिजल। त्रिजल निहारिका की आवाज़ सुनकर उसे देखने लगा। उसका रोना बंद हो गया था और माही की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा। जिसे सुन निहाल त्रिजल के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, मेरे प्यारे भांजे जी, मामू के गले नहीं लगोगे? जिसके जवाब में त्रिजल ने कुछ नहीं कहा तो निहाल उसे निहारिका की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये आपकी बड़ी बहन है। निहाल की बात सुन त्रिजल फिर से निहारिका की तरफ देखने लगा और चित्रांग की तरफ जाने के लिए इंसिस्ट करने लगा तो निहाल उसे चित्रांग के हवाले करते हुए बोला, बड़ा रोंडू है। वंदना निहाल की बात सुनकर, ऐसी बात नहीं है बेटा, बच्चे अक्सर नए लोग देखकर रोते हैं और कुछ देर बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं। वंदना की बात सुन निहाल ने अपना सिर हिला दिया तो चित्रांग त्रिजल के सर को अपने कंधे पर रखते हुए थपथपाने लगा और करण के पास आकर खड़ा हो गया। जब मिस्टर खत्री अखिलेश जी की तरफ देखते हुए, अब घर के सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं तो रोका भी हम यहीं पूरा कर लेते हैं। मिस्टर खत्री की बात सुन अखिलेश जी थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोले, लेकिन हम कोई तैयारी करके नहीं आए हैं। जिसे सुनकर मिस्टर खत्री उन्हें रिलैक्स करते हुए बोले, कोई बात नहीं, रोका हम यहाँ कर देते हैं, बाकी के रिचुअल मैरिज हॉल में करेंगे। इतना कहकर मिस्टर खत्री ने वंदना की तरफ देखा तो वंदना आरोही और रियो को बुलाने कमरे की तरफ चली गई, जिनके जाने के बाद चित्रांग करण की तरफ देखते हुए बोला, क्या मस्त मस्त रिचुअल है ना? चित्रांग की बात का करण ने कोई जवाब नहीं दिया तो चित्रांग उसे कंधा मारते हुए बोला, क्या हो गया? करण चित्रांग के सवाल पर भी कुछ नहीं बोला तो चित्रांग ने उसके चेहरे को गौर से देखा और गहरी सांस भर ली, क्योंकि करण का नाक गुस्से से फुला हुआ था। जब रियो और आरोही नीचे आए और दोनों को एक ही सोफे में बैठाया गया, उनके रोके की सेरेमनी कंटिन्यू होने लगी। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट ऋतिक, शेलवन, आलिया और दोनों बच्चों के लिए एयरपोर्ट से बाहर निकला और ठीक उसी वक्त एक प्राइवेट जेट आकर एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जिसमें से एक 35 साल का आदमी और एक 30 साल की औरत बाहर निकले। उस आदमी के गोद में एक 3 साल का बच्चा था, जिसके मुंह पर काले रंग का मास्क लगा हुआ था और उसने बड़े ही स्टाइलिश आउटफिट पहन रखे थे। उसे मास्क के भीतर उसका वो गोरा सा रंग और गहरी चिल जैसी काली आंखें साफ नजर आ रही थी, जिसे लेकर वो आदमी जाकर गाड़ी में बैठते हुए उस औरत से बोला, अगर डैड ने मुझ पर गुस्सा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस आदमी की बात सुनकर वो औरत बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए बोली, अश्विन, मैंने डैड से बात करनी है। ये कहते हुए लवन्या आगे की तरफ बढ़ गया और अश्विन अपना सर नहीं में हिलाते हुए उनके पीछे चला आया। इधर ऋतिक दैविक को पकड़े बैक सीट पर बैठा था और आलिया उसके बगल में संगति को पकड़कर बैठे हुए थे। सेलवन सामने पैसेंजर सीट पर बैठा था और ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जब उनकी गाड़ी ट्रैफिक के पास रुकी, संगति जो कि बाहर की तरफ देख रही थी, उसकी नज़र अपने बगल में खड़े काले रंग के BMW पर चली गई, जिसके शीशे नीचे थे और एक सुंदर सा बच्चा खिड़की में अपने दोनों हाथ रख चेहरा अपने हाथों के ऊपर रखे बाहर की तरफ देख रहा था। संगति उस बच्चे को देखते हुए आलिया से बोली, बलीमा देखो वो कितना सुंदर है।
संगति की बात सुनकर आलिया ने सिर घुमाकर उसे तरफ देखा तो वो बच्चा उसे भी बहुत प्यारा लगा। दैविक ने जब उन दोनों की नज़र को बाहर की तरफ देखा तो उसने भी उसे बच्चे को देखा, जिसे देखकर उसने इग्नोर कर दिया। जब ट्रैफिक क्लियर हुई और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, संगति मिरर के नीचे कर उस बच्चे की तरफ देख उसे जोर से बोली, ओए, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बच्चा उसकी तरफ देखने लगा तो संगति उसे हाथ दिखाते हुए बोली, हेलो, जिसे एक नज़र देखने के बाद उस बच्चे ने इग्नोर कर दिया तो संगति ने भी मुंह बना लिया। तो उस बच्चे ने खिड़की बंद कर ली, जिसे देख उसके बगल में बैठी लवन्या बोली, क्या हुआ वंशु? विध्वंस ओबराय लवन्या की बात सुन अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, नोथिंग मम। अश्विन विध्वंस की बात पर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था अपनी मॉम की साइड मत बैठो, अपने डैड के साइड बैठो। जिसे सुन विध्वंस अश्विन को देखते हुए बोले, डैड, व्हाई आर वी हेयर? अश्विन विध्वंस के सवाल पर कुछ पल सोचने की एक्टिंग करने के बाद बोला, Some important meeting have to be completed and then we will go to meet your grandfather. विध्वंस अश्विन की बात पर बोला, ग्रैनी, why did not we go earlier? लवन्या विध्वंस की बात सुनकर बोली, बिकॉज योर गैरनी सिद्ध नो टू ईट। लवन्या की बात पर विध्वंस अश्विनी से बोला, डैड वांट टू मीट गैरनी। जिसके जवाब में अश्विन अपना सर हिलाते हुए, क्यों नहीं, हम चलेंगे। अश्विन की बात सुन विध्वंस इधर उधर नजरें घुमाते हुए, दिस पैलेस इज प्रिटी टाइट। लवन्या विध्वंस की बात सुन मुस्कुराते हुए, वंशु, आपके मामू भी मिलेंगे। लवन्या की बात सुन विध्वंस खुश होते हुए बोला, यू मीन प्रथा मामू, राइट मम्मा। जिसके जवाब में लवन्या ने अपना सर हिला दिया तो विध्वंस अश्विनी के गोद से चढ़ते हुए बोले, डैड, आई विल टेक ए केक फॉर मामू। जिसे देखकर अश्विन विध्वंस को कमर से पकड़ कर ठीक से खड़ा करते हुए बोला, हड़बड़ी मत करो वरना गिर जाओगे। नहीं, आई विल फॉल। विध्वंस सोचते हुए कहा, जिसे देख लवन्या मुस्कुराते उसके सिर पर थपथपा कर बोली, हिंदी नहीं आती तो मत बोलो, हम यहाँ से घूमने आए हैं, फिर वापस पोलैंड चलेंगे। लवन्या की बात पर विध्वंस अश्विनी से बोला, डैड, आई एम गिविंग माई 100%, आस्क मॉम टू मोटिवेट मी। अश्विन विध्वंस की बात सुन लवन्या से बोला, सुना तुमने, उसे मोटिवेट करो, वो हिंदी बोलना चाहता है। लवन्या अश्विन और विध्वंस की बात सुन अपना सर हिलाते हुए बोली, दोनों बाप बेटे एक जैसे। लवन्या की बात सुन विध्वंस अश्विन से बोला, मॉम, डिड यू से समथिंग रॉन्ग। जिसके जवाब में लवन्या ने अपना सर नहीं में हिला दिया तो विध्वंस ठीक से अश्विन की गोद में बैठते हुए बाहर की तरफ इशारा करके बोला, इट्स ए लिटिल हॉट इन हेयर। विध्वंस की बात पर अश्विन उसके सर को सहलाते हुए उसे कंफर्टेबल तरीके से बैठा दिया और लवन्या के हाथ को पकड़ अपने होठों से लगाते हुए बाहर की तरफ देखने लगा। इधर दूसरी तरफ ऋतिक की गाड़ी आकर खन्ना फार्म हाउस में रुकी और ऋतिक सीधा अंदर आया तो उसकी नज़र रावण पर चली गई। जिसे देखकर ऋतिक अपने गोद से दैवी को नीचे उतार कर रिवान के सामने आकर दांत पीसते हुए बोला, प्रकृति कहाँ है? जिसके जवाब में रिवान ने उसे घबराते हुए ऊपर की तरफ इशारा कर दिया तो ऋतिक ऊपर की तरफ जाते हुए बोला, दोनों बच्चे को संभालो। इतना कहकर ऋतिक कमरे की तरफ चला गया और दैविक जाते हुए ऋतिक को देखकर बोला, डैड गुस्से में है? जिसके जवाब में रिवान उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो काफ़ी फिक्रमंद है। रिवान की बात सुन दैविक उसकी तरफ देखते हुए बोला, अंकल, मम्मा डैडी फाइट करेंगे? वैदी की बात सुन रिवान जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, आपके डैड आपकी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। जिस पर शेल्वन उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोला, दैविक, संगति, बच्चा, हम लोग एकांश और उसकी फैमिली से मिलने चलेंगे, वो लोग यहीं रहते हैं। जिसे सुनकर दोनों खुश हो गए। इधर ऋतिक कमरे में आकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया तो प्रकृति, जो कि कपड़े बदल रही थी, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुन उसने उस तरफ देखा तो ऋतिक बड़े गुस्से से उसे घूर रहा था। जिसकी नज़र को इग्नोर कर प्रकृति कपड़े बदलने लगी तो ऋतिक उसके पास आकर उसके बाजू को कसकर पकड़ अपनी तरफ पलट कर उसे कंधे से पीछे कबर्ड की तरफ धक्का देते हुए गुस्से में बोला, हाउ डेयर यू, मुझे बिना बताए तुम यहाँ कैसे आए?
ऋतिक के अचानक धक्का देने के कारण प्रकृति को अपने पीठ पर एक तेज दर्द महसूस हुआ, जिसे कंट्रोल करते हुए प्रकृति ऋतिक को गुस्से से घूरते हुए उसे पीछे धक्का देकर बोली, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? किसी ने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। मैं अपने बच्चे को खुद ढूंढ सकती हूँ। प्रकृति के धक्का देने पर ऋतिक उसके हाथ को कसकर पकड़ मोड़ कर उसके पीठ के लगाते हुए गुस्से से बोला, जब तक मैं ना चाहूँ तुम क्या, तुम्हारी परछाई भी उस तक नहीं पहुँच सकती। ऋतिक की बात सुन प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए बोली, सब समझ आ रहा है मुझे। तुम्हें सब पता था और तुम्हें ये भी पता है कि वो जिंदा है। तुम्हें ये भी पता है कि वो कहाँ है, किस हालत में है। तो मुझे बताओ कहाँ है वो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूँगी। ऋतिक खन्ना मेरे बच्चे को अगवा करके बेचने के जुर्म में। प्रकृति के ये कहने पर कि ऋतिक के खिलाफ पुलिस केस करेगी। ऋतिक सरकास्टिक स्माइल के साथ बोला, ओह सो यू डेयर टू थ्रेटन मी। ऋतिक के मुस्कान को देखते हुए प्रकृति उसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। आई नीड टू डिवोर्स यू, अंडरस्टूड। ऋतिक मुझे तुमसे तलाक चाहिए। प्रकृति की बात सुन ऋतिक का चेहरा डार्क पड़ गया और वो उसे पूरी तरह से घूरने लगा, जिसे देखते हुए प्रकृति को भी डर लगने लगा। लेकिन ऋतिक ने उसे घूरना नहीं छोड़ा और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिया तो प्रकृति घबराहट में अपने कदम पीछे लेने लगी। जब ऋतिक अपना हाथ आगे बढ़ा कबर्ड में रखे एक टाई को निकाल प्रकृति के हाथ को पकड़ अपने पास खींच लिया और उसके हाथों को बांध दिया, जिसे देख प्रकृति उस पर चिल्लाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो ऋतिक? आर यू मैड, लीव मी। जिसकी बातों को इग्नोर कर ऋतिक ने उसे बिस्तर की तरफ धक्का दिया और उसके पैरों को भी बांध दिया। तो प्रकृति रोते हुए बोली, मैं सच में तुझे छोड़कर चली जाऊंगी ऋतिक, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। जिसे सुन ऋतिक बिस्तर पर बैठ उसके सर को थपथपाते हुए बोला, मैं तुम्हें जाने दूंगा ही नहीं। हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम, मैं, दैविक और संगति, हम हमेशा साथ रहेंगे। ऋतिक की शांत आवाज़ को सुन प्रकृति और बुरी तरह से रोने लगी, जिसे सुनते हुए ऋतिक उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, क्या मेरा दैविक का और संगति का प्यार कम है तुम्हें खुश रखने के लिए? प्रकृति ऋतिक की बात पर उसकी गहरी आंखों से देखते हुए बोली, हाँ कम है। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मैं उसे अपने सीने से लगाना चाहती हूँ, उससे प्यार करना चाहती हूँ। मुझे पूरा हक है उसे अपने पास रखने का और मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। प्रकृति की जीत को देख ऋतिक एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, यहाँ जो दो है उन्हें तो संभाल नहीं सकते, उसे क्या ही संभालोगे? ये सुन प्रकृति ऋतिक की आंखों में देखते हुए बोली, तुम मुझे सुना रहे हो कि तुम बच्चे को संभालते हो? जिसके जवाब में ऋतिक अपना सर हिलाते हुए बोला, एग्जैक्टली, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। चलो मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, बच्चे को लेकर दैविक का फेवरेट गेम क्या है? ऋतिक के सवाल का प्रकृति के पास कोई जवाब नहीं था, जिसे चुप देख ऋतिक आगे बोला, इट्स ओके। ये बताओ संगति की फेवरेट डॉल कौन सी है? जिस पर प्रकृति अपनी पनीली आंखों से उसे देखते हुए, मैं नहीं जानती। जिसे सुन ऋतिक एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, कैसे जानोगी? जब से वो आए हैं मैंने संभाला है उन्हें। एज और पोजीशन में बड़ा हो जाने से कोई समझदार नहीं हो जाता। और जहाँ तक बात है उनकी पसंद की, मेरे गार्ड्स तक को पता है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। और तुम बच्चे को संभालने की बात करती हो? ऋतिक की कड़वी बातों को सुन प्रकृति को एहसास हो रहा था कि वो ये वाली ऋतिक है जो किसी के फीलिंग को नहीं देखता था। जब ऋतिक प्रकृति के गाल से हाथ हटा उसके बालों को कस कर पकड़ उसके चेहरे को अपने पास लाकर बोला, एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम क्या, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। और अगर आगे से कभी मुझे छोड़ने की बात की तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा, कलेक्टर साहिबा। इतना कहकर ऋतिक ने उसे झटके से छोड़ दिया और बिस्तर से उठकर खड़ा हो वहाँ से जाते हुए बोला, वो नहीं है और वो कभी वापस आएगी भी नहीं, इसलिए अपना रोना गाना बंद करो और हम कल सुबह की फ्लाइट से वापस गोवा चल रहे हैं। ये कहते हुए ऋतिक उसे उसी हाल में छोड़ कमरे से बाहर चला गया। जिसे जाता हुआ देख प्रकृति अपना चेहरा तकिए में रख रोते हुए बोली, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी, कैसे भूल जाऊं उसे जिसे मैंने पूरे 7 महीने अपनी कूख में रखा था, महसूस किया था। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है ऋतिक, लेकिन माँ के लिए उसका हर बच्चा उतना ही मायने रखता है जितना उसकी सांसें। इधर ऋतिक अपने स्टडी में बैठा हुआ था, उसके सामने रखे लैपटॉप में कुछ फोटोज चल रही थी जब बाहर से शेलवन दरवाजे पर नॉक करते हुए बोला, बॉस कम इन, बॉस कम इन, ऋतिक ने कहा। जिसे सुन सेल्वन अंदर आया और ऋतिक के सामने खड़ा होकर बोला, बॉस कैन आस्क यू समथिंग? आस्क, ऋतिक ने कहा। जिस पर सेल्वन ने पूछा, वो लिटिल मास्टर कहाँ है?
पोलैंड, ऋतिक ने जवाब दिया, जिसके जवाब को सुन सेल्वन फिर से बोला, आई हैव ए पिक ऑफ एडवाइस फॉर यू। सेल्वन की बात सुन ऋतिक उसे देखने लगा और हल्का मुस्कुरा कर बोला, आई नो, मैं उसे वापस ले आऊँ, बट कैनॉट ब्रिंग। जिसे सुन सेल्वन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, बट वाई, क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि वो मेरा सुरक्षा कवच बनकर बैठा है, ऋतिक ने जवाब दिया। ऋतिक की उलझी बातों को सुन सेल्वन ने गहरी सांस भर कर बोला, लेकिन इससे आपको और मैडम के रिश्ते खराब हो रहे हैं, आप उन्हें सब कुछ सही सही बता क्यों नहीं देते? क्या बताऊँ, आज जिस बच्चे के लिए रो रही है, अगर उसे देने का वादा नहीं किया होता तो जब माँ बनी उसी वक्त अपने तीनों बच्चों को खो देती। या बताऊँ कि आज तक उसके पति ने जिन लोगों पर भी विश्वास किया वो सभी धोखेबाज निकले। ऋतिक ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा। ऋतिक की आंखों में वो दर्द था जो शायद उसे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था, जिसे देखते हुए सेल्वन बोला, आई अंडरस्टैंड, वो आपके बहन और बहनोई के पास है। सेल्वन की बात सुन ऋतिक अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ, और काफ़ी खुश है। वहाँ वो दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल एक सगे माँ बाप की तरह। ऋतिक की बात सुन सेल्वन ने आगे कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद ऋतिक अपने लैपटॉप के देखने लगा, जिसमें उनकी फैमिली फ़ोटो थी, जिसे देखते हुए ऋतिक स्क्रीन को छूते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।